जो आम खबरें हैं उनमें सबसे पहले तो आप ये ले लें कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में जो पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम हुई है उसे कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। यानी आईसीजे का जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने है, और आलमी सतह पे जो जुडिशरी है इंटरनेशनली वो इसको कैसे देख रही है। हर तरफ से तनकीद आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे ये आईनी तरमीम शेयर हो रही है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी आईनी तरमीम पास हो गई है जिसकी दुनिया में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे जाली हुकूमतें बनती हैं, जहाँ पे 4 मरतबा डिक्टेटर्स रह चुके हैं, जहाँ पे हुकूमतें बनने और उनके टूटने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, वहाँ पे अदलिया के ऊपर इस किस्म का कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि आइंदा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर इस मुल्क में खेल खेलना चाहेगी तो अदलिया जो एक रास्ते की रुकावट होती थी वो आइंदा रुकावट नहीं रहेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने तो मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, बरतानवी अखबार है बहुत बड़ा। पहले तो सबसे जो ट्रिब्यून की हेडलाइन थी कल सुबह की वो कमाल थी। द ट्रिब्यून ने जो लिखा था उन्होंने कहा जी ये तो अदलिया के पर उतर दिए इन्होंने इस आईनी तरमीम के जरिए से। फिर आप ये देखें द गार्डियन ने इसके अंदर क्या लिखा। द गार्डियन इसके अंदर लिखता है जी कि मेंबरान कौमी असम्बली या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको हरासा करके हुकूमत पाकिस्तान ने अदलिया के इख्तियारात और आज़ादियों पर पाबंदी लगा दी है। ये जनाब लिखा है इंटरनेशनल मीडिया ने, और बाकी मीडिया भी ऐसे ही लिख रहा है। डिटेल में क्या जाए, जो हमने किया है वो सबसे ज़्यादा तो हमें पता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन के साथ क्या खिलवाड़ हमने कर दिया है। कादी फायद ईसा साहब जो हैं वो एक मिसाल के तौर पर याद रखे जाएंगे। देखिए उनके पास अब आज आपकी शुरू हो गई है पाकिस्तान में 22 तारीख, तो 22 तारीख शुरू हो गई है, 23, 24 और 25, ये 22 को आप शामिल करें तो 4 दिन है। तो कादी फायद ईसा साहब के आखिरी 4 दिन बाकी हैं, और इन 4 दिनों के बाद वो माजी का एक किस्सा हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कादी फायद ईसा साहब जिस अंदाज में रुखसत हो रहे हैं, या जिस इज्जत अफजाई के साथ उन्हें रुखसत किया जाएगा, या जो वकला उनको खिताबात दे रहे हैं, या जो बार्स उनको कह रही हैं, या जो यंग वकला सारे उनके बारे में बातें कर रहे हैं, या पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया वाले जिस अंदाज में कादी फायद ईसा साहब को रुखसत कर रहे हैं और कादी फायद ईसा साहब की खिदमत को याद रखेंगे, मेरे ख्याल में आने वाले जजेस को एक फैक्टर ये भी देखना पड़ेगा। जजेस को सिर्फ ये नहीं देखना होता कि उन्होंने सिर्फ मखसूस तबकात को जो है वो मैनेज करना है, नहीं, उन्होंने देखना होता है कि अगर वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं तो उसके ऊपर पब्लिक के अंदर इंप्रेशन क्या जा रहा है, और उनका और उनकी आने वाली नस्लों का रिकॉर्ड क्या रहेगा। यानी कादी फायद ईसा साहब अपने वालिद का बहुत नाम लेते थे, क्या उनका बेटा ओपनली निकल के दुनिया के किसी भी मुल्क में ये कह सकता है खुलकर के मैं कादी फायद ईसा का बेटा हूँ? ये कह सकता है? और ये कहने के बाद क्या वो फख्र के साथ सीना फुला के लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकता है? ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए हमेशा मुश्किल रहती है। जब आप मुल्की नौयत के ऊपर इतनी बड़ी बड़े ब्लंडर्स करते हैं, ऐसे अजीब अजीब आप काम करते हैं, तो फिर उसका खुमियादा सिर्फ आपको ही नहीं आपकी नस्लों को भुगतना पड़ता है। और जब आप अच्छे काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, तो फिर आपकी नस्लें जो हैं वो उसको इंजॉय भी करती हैं। यानी कायद आज़म की जो औलाद है, लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि जनाब ये फलां जगह से कायद आज़म के रिश्तेदार हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बच्चे, उनके पोते वलीद इकबाल साहब, लोग उनकी इज्जत क्यों करते हैं? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वजह से करते हैं। वो इतना बड़ा दरख्त है जिसके साए में वो लोग सारे बैठे हुए हैं, तो हमेशा उसकी छाँव उनके साथ रहेगी। तो जो लोग नस्लों के लिए इज्जत कमा जाते हैं वो भी होते हैं, और जो नस्लों के लिए इज्जत गंवा जाते हैं वो भी लोग होते हैं। बहरहाल तारीख जो है वो बड़ी जालिम चीज़ है, और तारीख का कूड़ेदान हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आप चाहें तो आप अपना नाम तारीख के कूड़ेदान में लिखवा सकते हैं। तो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने फैसला किया और उनका नाम तारीख के कूड़ेदान में चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े ओहदे पे हैं, आप कितने ताकतवर हैं, आपका इन्फ्लुएंस कितना है, आप कितना ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन तारीख का कूड़ेदान आपके लिए अवेलेबल है। तारीख का कूड़ेदान जो है वो यजीद के लिए भी अवेलेबल था। तारीख का कूड़ेदान जो है वो मीर जाफर मीर सादिक के लिए भी अवेलेबल था। तारीख का कूड़ेदान हर गद्दार के लिए, हर बागी के लिए, हर पीठ में खंजर घोंपने वाले के लिए, हर जालिम और जाबर के लिए वो अवेलेबल था। हिटलर जो है उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की आरा है। हर एक आदमी तारीख में अपना एक हिस्सा छोड़कर जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, कोई उन्हें याद भी नहीं रखता। अब इसमें जो है वो एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ा अहम नुक्ता जो है वो अब उठाया जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिए जाते हैं, लेकिन कमेटी तो बन गई है, और कमेटी के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपको बता दूं कि सारे नाम भी आ गए हैं। ज़रा नाम आपको बता ना दिए जाएँ कि कमेटी में किस किस के और कौन कौन से नाम हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो कमेटी में नाम दिए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए थे, और पीपल्स पार्टी के बाद जो है वो फिर बाकी नाम आए थे। PMLN की जानिब से ख्वाजा आसिफ हैं जनाब, और एहसन इकबाल साहब हैं MNA, और MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हैं। ये 3 उनके MNA हो गए। और उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी के जो MNA हैं उनमें राजा परवेज़ अशरफ हैं और नवीद कमर साहब हैं। और उसके बाद जी एक मिस राना अंसार, ये भी MNA है जी। फिर उसके बाद जनाब आ जाएं आप PTI, उन्हें गौर अली खान साहब का नाम आया हुआ है, बैरिस्टर गौर का, और साहबजादा हामिद रजा साहब का नाम आया हुआ है। और फिर अब सेनेटर्स के 4 नाम आ जाएं तो यहाँ पे पहला नाम जो सेनेटर में है पीपल्स पार्टी के फारूक H नायक, ये मुखालफत कर रहे थे लेकिन अब ये इसका हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद जनाब आजम नज़ीर तारड़, ये नून लीग की जानिब से आ गए, और अली जफर साहब आ गए बैरिस्टर PTI की जानिब से, और कामरान मुर्तज़ा साहब आ गए सेनेटर, ये फजल रहमान साहब की जानिब से। तो इस तरह जनाब ये पूरे हो गए। एक MKM का वोट भी है इसके अंदर, मिसिज राना अंसार जो वोट है ये MKM का वोट है। तो इस तरह जनाब ये फॉर्मेशन पूरी हो जाती है। अब 8 वोट हुकूमत के पास मौजूद है, जिसको चाहे वो जज बना दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक सवाल है, वो मैंने उठाया भी था
कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए। वो तो इसके खिलाफ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके चेयरमैन जो हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, लीडर है इस पार्टी के, साबिक वज़ीर आज़म है, वो तो इस आईनी तरमीम में और इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत में मानते ही नहीं है। तो जब वो एक चीज़ को मानते ही नहीं है तो उसके नतीजे में बनने वाली एक कमेटी का वो हिस्सा बन सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है, बाद वक़्त आपको कड़वे घूंट करने पड़ते हैं सियासत में, सिस्टम का आपको हिस्सा रहना पड़ता है, क्योंकि इमरान खान सिस्टम के अंदर लेके लड़ना चाह रहे हैं, सिस्टम के बाहर नहीं निकलना चाह रहे। वो आइन, कानून और सिस्टम के अंदर रहना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये कमेटी के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहना चाहिए? तो इसमें जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा जी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके इजलास में शिरकत नहीं करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके इजलास का बाइकआउट करेगी। बहरहाल वहाँ पे फिर भी 9 वोट मौजूद है, बाकी वो बड़े आराम से अपना चीफ जस्टिस ले आएंगे। पॉलिटिकल कमेटी ने कुछ और फैसले भी किए, उन पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले अगर याह्या आफरीदी बन जाते हैं चीफ जस्टिस या उन्हें बना दिया जाता है, तो 2 जो सीनियर जजेस हैं, यानी नंबर 1 के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, नंबर 2 के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, नंबर 3 के ऊपर जस्टिस याह्या आफरीदी साहब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहले 2 को छोड़कर जस्टिस याह्या आफरीदी को बना दिया जाता है तो क्या पहले 2 रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि सुपरसीड हो गया ना। मिलिट्री में आमतौर पे ऐसे होता है कि जब किसी जूनियर को आर्मी चीफ बनाया जाता है तो उनसे सीनियर जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और वो कबल अज़ वक्त रिटायर होकर चले जाते हैं कि हम अपने जूनियर को सल्यूट नहीं कर रहे। लेकिन क्या यहाँ पे अदलिया में ऐसा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी एक और चीज़ है, जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस तो बनना है, चाहे वो पुराने तरीके से बने चाहे वो नए तरीके से बन तो हो सकते हैं। अब उनकी पड़ी हुई है मुबैना तौर पे, कुछ लोग बता रहे थे कि 8 साल उनकी सर्विस पड़ी हुई है। अभी उनके पास 8 साल की सर्विस बतौर जज मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो क्या वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना पसंद करेंगे और बाकी 5 साल की सर्विस अपनी जाया कर देंगे, या वो 5 साल मजीद जज रहने के बाद 3 साल के लिए जज बनना पसंद करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है याह्या आफरीदी साहब के हवाले से। एक और बात उठाई जा रही थी, पिछले वीडियो में मैंने भी कहा था कि अगर जस्टिस याह्या आफरीदी इनकार कर देते हैं कि जनाब मैं नहीं बनता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे से 2 सीनियर लोग हैं, तो क्या फिर चौथा जज आ जाएगा? तो पहले परसेप्शन यही थी, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इसको क्लियर किया। कुछ और लोगों ने भी कहा, गालिबन कहीं हुकूमती कैंप से भी ये आवाज़ आई कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर जस्टिस याह्या आफरीदी इनकार कर देते हैं कि जनाब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन रहा, 3 नंबर पे हूं लेकिन मैं नहीं बन रहा, मेरे से 2 सीनियर हैं, तो फिर हुकूमत चौथे पे नहीं जा सकेगी। हुकूमत को पहले 3 में से चुनना है, जब तक कि वो तीनों इनकार ना कर दें हुकूमत चौथे पे जा ही नहीं सकती। तो इसलिए हुकूमत फिर जो बाकी 2 बच जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन दोनों में से एक को चीफ जस्टिस बनाएगी। अब डिपेंड करता है कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब तारीख में अपना, मैंने फिर कहा ना तारीख बड़ी सालम है, तो जस्टिस याह्या आफरीदी साहब तारीख में अपना क्या नाम लिखवाते हैं ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। बाद कुछ लोग इसका मुवाजना ऐसे कर रहे हैं कि देखिए आर्मी चीफ का तकर्रुर भी तो वज़ीर आज़म करता है ना, और वो ये देखता है कि जनाब ये 4-5 हैं, इनमें से जो उनको बेहतर लगता है उसको उठा के आर्मी चीफ बना लेते हैं। भाई आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, आर्मी चीफ सरकारी मुलाजिम है, वो वज़ीर आज़म के अंडर काम करता है, सदर पाकिस्तान उनकी कमांडर है, वो सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान के पास है। आर्मी चीफ का एक महदूद ओहदा है, अब पावर्स बहुत बड़ी उनको मिल गई हैं, ताकत बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल बहुत गलत होता रहा है, लेकिन आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, वो आज़ाद नहीं है, आज़ाद नहीं है, बंधा हुआ है, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। वो अलग बात है कि ताकत बहुत है, लेकिन जो आपकी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो आज़ाद है, वो किसी की मोहताज नहीं है। लिहाजा जब आप अदलिया की बात करते हैं, चीफ जस्टिस की बात करते हैं, तो वो मैकेनिज्म अलग है, उसका तरीकाकार अलग होना चाहिए, वो आज़ाद है। आपने उसको बांध दिया है पार्लियामेंट के अंदर लाके, और इसी के ऊपर सारी दुनिया कह रही है, बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है कि जनाब ये आपने क्या कर दिया है। बहरहाल जो पॉलिटिकल कमेटी है, इस पे ये चीज़ें मेरे आपके सामने लगती है कि याह्या आफरीदी साहब वाले इशू में क्या होगा। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत ने बांध लिया निज़ाम को और अब वो जजेस को बार बार परेशान कर सकती है हुकूमत, उनके बाद इख्तियारात बहुत बढ़ गए हैं इस आईनी तरमीम के नतीजे में, तो मुमकिन है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दे। मुमकिन है कि उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए, ठीक है जी ये चीज़ें हैं, मुमकिन है। लेकिन ये सारी आईनी तरमीम हुई क्यों है? इसका वन लाइनर है इमरान खान का रास्ता रोकना। रोको इस आदमी को, ये आ रहा बहुत स्पीड में आ रहा है, इसको रोको, इसको कैसे रोको? फास्ट बॉलर होता है ना, उसके लिए आप पहले पैड पहनते हैं, फिर ग्लव पहनते हैं, फिर थाई लगाते हैं, फिर आप उसके लिए और गार्ड्स पहनते हैं, फिर टांगों के बीच में गार्ड पहनते हैं, फिर आप सर के ऊपर हेलमेट भी पहनते हैं, बाद लोग पसलियों के ऊपर भी लगा के पहनते हैं या कोहनी के ऊपर भी पहनते हैं। तो इमरान खान जो है वो फास्ट बॉलर है, तो एक के बाद एक गार्ड लगाकर देखा, वो रुक नहीं रहा, काबू नहीं आ रहा। तो उसके लिए अभी एक आईनी तरमीम की गई है और कोशिश की गई है कि इसका रास्ता रोका जाए इमरान खान का। लेकिन क्या रोक सकेंगे? जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने जी फैसला किया है कि फौरी तौर पे ये जिन लोगों ने पार्टी के साथ इमरान खान के साथ गद्दारी की है ना, इनका मुहासबा किया जाए, इनको शोकाज नोटिस भेजे जाए, इनसे जवाब तलब किए जाए और इनसे पूछा जाए कि जनाब आप किधर थे। यानी हुसैन कुरैशी साहब के बारे में तो बहुत क्लियरली अभी एक स्टेटमेंट आया, बड़े बाखबर जर्नलिस्ट हैं हमारे हारून रशीद साहब, उन्होंने कहा जी कि ये तो बाप कुर्बानी दे रहा है, बेटा जो है उसने गद्दारी कर दी है। और हुसैन कुरैशी साहब के बारे में बहुत सारी कहानियां आ रही हैं मार्केट में, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन उनकी जो खामोशी थी वो बड़ी मानी गई थी। इस पार्टी के अंदर इस खानदान का एक मुकाम है, जिस तरह उनकी बहन ने स्ट्रगल की, जिस तरह उनके वालिद 1 साल से जेल में है, तो हुसैन कुरैशी का ये बनता नहीं था। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या चीज़ें थी, वो कैसे यहाँ तक पहुँच गए और ये क्या हुआ उनके साथ, अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त है। लेकिन ये खेल अभी आगे बढ़ता जाएगा और पता चलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बहुत गुस्से में है, पार्टी बहुत गुस्से में है। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग खड़े रहे इमरान खान के लिए, जिन्होंने मारे खाई, ज्यादतियाँ बर्दाश्त की, फिर उनका क्या कसूर है?
वो भी जाते और जाके कंप्रोमाइज कर लेते, उन्हें भी वोट ना डालना पड़ता, उनके घर भी टूटते ना, उनको कुछ पैसा भी मिल जाता, उनके हालात भी बेहतर रहते। तो उनको और आपने अगर इन सारों को, जो लोग चले गए और जो नहीं गए, उनको एक ही आपने सोटी से या एक ही छड़ी से आपने हाँकना है, तो फिर तो कुर्बानी देने वालों का कोई फायदा नहीं कि वो कुर्बानी दें। अगली दफा ज्यादा लोग जो हैं, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तब तक लोग खड़े होना नहीं सीखेंगे। जब तक भागने वालों को, गद्दारी करने वालों को, वो कहते हैं ना कि आप जंग में दुश्मन को बाद में मारो, गद्दार को पहले मारो। ये मैं जंग का एक रूल बता रहा हूं, क्योंकि आपने जीतना है। तो जब तक आप इनको आइडेंटिफाई करके अलग नहीं करेंगे ना, तो मेरी बात आप लिख कर ले लें, जो बाकी लोग आज चंद खड़े हुए हैं ना, वो कल खड़े नहीं होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना होगा, वरना काम खराब हो जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। वो ये कह रहे हैं कि अदालतों से जो रिलीफ मिलता था या इंसाफ मिलता था, उसको आप भूल जाए। अब सिर्फ सड़कों से रिलीफ आपको मिलेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये बार बार इनके बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, वरना काम खराब है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा मोमेंटम बना सकती है? देखिए, जो पाकिस्तान के हालात है ना, हर आदमी तंग है। कोई महंगाई के हाथों तंग है, कोई हालात के हाथों तंग है, हर घर के अंदर जो है वो इस वक्त परेशानी है। इस हुकूमत ने लोगों का जीना धोभर कर दिया। हर चीज़ की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और जाली आदादोशुमार के साथ बार बार दावे करते हैं हालात ठीक कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने हालात का बेड़ा गर्क कर दिया। रिकॉर्ड कर्जे भी इन्होंने ले लिए। फौरी तौर पर शुगर माफिया को इन्होंने कहा जी आप चीनी एक्सपोर्ट करें, बाद में ये महंगी होगी ना तो गरीब आदमी इसकी कीमत पे करेगा। फिर इमरान खान साहब पे मुलाकातों पे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पाबंदी भी इन्होंने लगा दी। फौरी तौर पे हुकूमत इतनी दिलेर हो गई है, और वुज़रा और सेक्रेटरीज को बिजनेस क्लास की सहूलत भी दे दी, जाओ पूरी दुनिया में सफर करो। आज के बाद आप इकोनॉमी क्लास में नहीं जाएंगे, आज के बाद आप जाएंगे बिजनेस क्लास में। आपको जो है फुल प्रोटोकॉल के साथ जहाज़ों में भेजा जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। तो ये जनाब फौरी तौर पर जो चीज़ें हुई हैं वो ये हुई हैं। कुछ लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म शुद, अब वो पार्टी मौजूद नहीं है, लोग उसको छोड़ गए हैं। तो याद रखें, ये जब इलेक्शन हो रहा था ना, तब कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा 20-25 सीटें मिलनी है, उनमें से भी 15-20 टूट जाने। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ये फायदा उठाया इमरान खान के अंदर होने का। फिर इमरान खान को मंजर से गायब भी इसीलिए करना पड़ा। याद रखें आप कि सितंबर में क्योंकि इमरान खान साहब कनेक्टेड थे लोगों के साथ, तो बंदे नहीं टूट रहे थे। अब जब अक्टूबर आया तो इमरान खान साहब को पहले गायब किया गया, फिर बंदे तोड़े गए। तो कितना फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नहीं जा रही, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और लोग जितने तंग आए हुए हैं, एक छोटी सी चिंगारी जो है ना, खुदा ना खास्ता एक छोटा सा वाकया, एक हवा लगती है थोड़ी सी, और पूरे मुल्क में एहतजाज फैल जाता है। क्योंकि लोगों के तंग आने के अपने अपने रीजंस हैं, वो परेशान है। और चीज़ें भी शेयर करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस व्लॉग में यहाँ तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।